जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो चैप्टर नंबर 4 PRC 5 का सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस हम पढ़ रहे थे। तो सोर्सेज ऑफ बिज़नेस फाइनेंस में दो तरह के सोर्सेज, एक इंटरनल इक्विटी कैपिटल या इक्विटी फाइनेंस इसको हम बोलते हैं, जो कि कंपनी के अपने रिसोर्सेज हैं, इंटरनल है, लोन वगैरह नहीं है ये, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है ये। और एक एक्सटर्नल, ये अपने नहीं है, बाहर से हैं, लोन लिए हुए हैं, डेट कैपिटल भी इसको हम बोलते हैं या एक्सटर्नल फाइनेंस भी बोलते हैं। तो इक्विटी कैपिटल फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन कैन सेल शेयर्स ओनरशिप टू एग्जिस्टिंग और न्यू इन्वेस्टर और retaining earning. सेलिंग शेयर है फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जो कंपनी है ना, वो अपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर सेल कर सकती है टू एग्जिस्टिंग शेयर, पहले वाले जो शेयर होल्डर हैं उनको भी सेल कर सकती है, और जो न्यू शेयर होल्डर हैं उनको भी वो सेल कर सकती है। ये दोनों ऑप्शन उसके पास होती हैं। और सेलिंग शेयर्स है फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। अब जो शेयर सेल करने इसको फाइनेंस तो रेज करेगी, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज कौन कौन से हैं? द बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज दैट इन्वेस्टर डू नॉट रिक्वायर इंटरेस्ट पेमेंट लाइक बॉन्ड होल्डर। जो शेयर सेल किए हैं ना, इंटरेस्ट तो नहीं है ना उसके ऊपर देगी, वो तो प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देगी, जबकि बॉन्ड होल्डर या जो लोन लिए हुए हैं उसके ऊपर तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इधर इंटरेस्ट रेट नहीं है, ठीक है जी, अपने कैपिटल है, कंपनी को प्रॉफिट हो, वो डिविडेंड डिक्लेयर करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन करें कि डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो होगा, नहीं तो वो कहें जी नहीं हम प्रॉफिट हुआ मगर हम डिविडेंड नहीं देते हैं, उसको रिटेन कर लेते हैं, तो भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ये इसका बेनिफिट है। तो इसको कंपनी अपने हिसाब से फिर यूज़ कर रही होती है। इसके अगर हम इसके इक्विटी कैपिटल के अगर हम ड्रॉबैक देखते हैं तो नंबर 1, प्रॉफिट आर डिवाइडेड अमंग ऑल शेयर होल्डर्स। अब यह है कि आपके पास पहले तो 1 लाख शेयर होल्डर थे, आपने लाख और शेयर इशू कर दिए तो शेयर होल्डर 2 लाख हो गए ना। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो डबल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो प्रॉफिट का मार्जिन फिर कम हो जाएगा। एक ये इसका बेनिफिट होगा, लॉस होगा। कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो भी आप लूज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादा लोग आ गए हैं शेयर होल्डर, तो जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे वही कंपनी मैनेज करेगा ना। फिर हो सकता है कि किसी एक ही शेयर होल्डर ने 50% शेयर ख़रीद लिए, तो फिर आपकी जो पहली मैनेजमेंट है वो तो फारग हो जाएगी ना। तो वो मैनेजमेंट का कंट्रोल आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा जी। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो पहले हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इक्विटी कैपिटल पढ़ा और डेट कैपिटल पढ़ा, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो टाइम के हिसाब से है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग 1 साल तक होती है, 1 दिन से लेके 365 डेज तक के लोन है तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होगा। मोर देन 365 डेज है तो फिर ये होगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये पहले भी मेरे ख्याल बात की हुई है। चलें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंसिंग नीड्स फॉर ए स्मॉल पीरियड नॉर्मली लेस देन ईयर। तो 1 साल से कम पीरियड का हुआ ना। ये आमतौर पे कैसे लोन आप लेंगे? 1 साल से कम पीरियड का लोन कब लिया जाएगा? आपने सैलरी पेमेंट करनी है, पैसे नहीं हैं तो शॉर्ट टर्म लोन लेंगे। आपके पास रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं हैं तो लोन ले लेंगे, फिनिश प्रोडक्ट सेल करके वापस कर देंगे। और आपके पास जो है वो बिजली के बिल, पानी बिजली गैस यूटिलिटी बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप लोन ले लेंगे, जो ही पैसे आगे वापस कर देंगे। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस
refers to financing needs for a small period, normally less than a year. In business, it is also known as working capital. तो वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल बाय करने के लिए, यूटिलिटी पे करने के लिए, पानी बिजली गैस को के बिल पे करने के लिए, या ये है कि आपको ये सैलरी पेमेंट के लिए होता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज़ शोन एज ए करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, जो कि आपने जल्दी वापस करनी। एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो ये करंट लाइबिलिटी है ऑन द बैलेंस शीट। इट इज़ यूज टू फाइनेंस करंट एसेट एंड सपोर्ट ऑपरेशंस। करंट एसेट जो है उसको फाइनेंस करने के लिए, करंट एसेट जैसे रॉ मटेरियल बाय करना आपने, यूटिलिटी और ये इस तरह की चीज़ों के लिए। जो कैपिटल एसेट है ना, मशीनरी, इक्विपमेंट, फैक्ट्री लगाना, लैंड बाय करना, वो कैपिटल एसेट्स हैं, उनके लिए आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होते हैं। एंड सपोर्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन चलाने के लिए, तो चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, पानी बिजली गैस के बिल आपको देने होंगे, आपको जो है वो वेजेस देनी होगी लेबर की जी। फाइनेंसिंग में बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये जो आप फाइनेंस लेंगे ना, ये जो लोन लेंगे शॉर्ट टर्म, ये अनसिक्योर भी हो सकते हैं, सिक्योर भी हो सकते हैं। अनसिक्योर लोन ये है कि आप जो है वो बैंक से लोन ले लें, इंटरेस्ट तो होगा ही, पर उसके अगेंस्ट कोई आप एसेट नहीं रखवाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन ले लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं, कंपनीज को मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री है जिनके एसेट बहुत ज़्यादा है, उनकी क्रेडिबिलिटी उनको मिल जाती हैं। ये अनसिक्योर लोन होगा, इंटरेस्ट रेट तो होगा, लेकिन कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट, कोई इक्विपमेंट, कोई लैंड आपको रहन नहीं रखवाना पड़ेगी, मॉर्गेज नहीं रखवाना पड़ेगी, इसको हम कोलैटरल भी बोलते हैं, कि उस लोन के अगेंस्ट आप कोई चीज़ नहीं देंगे, रखवाएंगे नहीं बैंक के पास, तो ये अनसिक्योर्ड लोन होंगे। एक लोन सिक्योर्ड लोन है कि जिस लोन के लिए आप जो है वो कोई ना कोई एसेट रखवाते हैं, गिरवी आप एसेट रखवा देते हैं, आप अपनी फैक्ट्री, आप वेयर हाउस गिरवी रखवा देते हैं, मॉर्गेज उसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट तो कोलैटरल आप रखवाते हैं, कोई ना कोई एसेट रखवाते हैं, वो सिक्योर लोन होगा। दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज़ नॉर्मली नीडेड बिकॉज ऑफ अनइवन फ्लो ऑफ कैश इनटू द बिजनेस। अच्छा, ये जो लोन हम जब लेते हैं ना, वो बेसिकली आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, उसके दरमियान टाइम मैच नहीं करता। एक्सपेंडिचर पहले होते हैं हर जगह पे, रेवेन्यू बाद में आती है, तो मजबूरन फिर आपको जब एक्सपेंडिचर पहले है, रेवेन्यू तो प्रोडक्ट सेल होने के बाद आती है, तो फिर आपको लोन लेने पड़ते हैं, ठीक है। जब ये कैश फ्लो जो है उसमें अनइवन कैश फ्लो, यानी इनफ्लो कम हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, अनइवन इनफ्लो हो गया ना, फ्लो हो गया। इन मोस्ट केसेस इट इज़ यूज टू फाइनेंस ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। तो ये शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, ये ऊपर शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, जितनी किस्म की इन्वेंट्रीज है, रॉ मटेरियल है, आपने कोई चीज़ें लेनी हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं जो फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ होंगे ना, अकाउंट्स रिसीवेबल एट्सेट्रा। अब अकाउंट्स रिसीवेबल, आपने प्रोडक्ट सेल किया, ये आप चेयर बना रहे हैं, सेल कर दी हैं, लेने वाले ने उधार ले लिया आपसे, मजबूर हैं, आपने कहा यार बेचनी है तो नहीं बिक रही, चलो उधार ही बेच देते हैं। 1 लाख की आपने सेल कर दी है, तो लाख रुपया तो मिलेगा 6 महीने बाद, साल बाद, आपको भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। फैक्ट्री तो रोज़ अखराजात कर रही होती है ना, तो फ्लो का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस रिसीवेबल के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शन कौन कौन सी हैं, कौन कौन से शॉर्ट टर्म लोन लिए जा सकते हैं, वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। ट्रेड क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल जिसको बोलते हैं, जो आपने 1 लाख की चेयर बेची, आपको पैसे भी मिले नहीं हैं और आप उसके अगेंस्ट उतने लोन ले लें, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। बैंक लोन, बैंक से लोन ले सकते हैं, चेयर नहीं बेची हैं, वैसे भी आप लोन ले सकते हैं ना,
एक तो ये कि रिसीवेबल के अगेंस्ट आपने जो रिसीवेबल जो सेल कर दी है चीज़ मगर अभी उसका रेवेन्यू रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है वो, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है, ऑपरेटिंग लीज है, फैक्टरिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल है। ये सारे लोन 5 तरह के शॉर्ट टर्म लोन हैं जो एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेड क्रेडिट आ गया जी सबसे पहले, जिसको अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। अकाउंट रिसीवेबल आर अमाउंट्स ड्यू टू वेंडर और सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बट हैव नॉट येट बिन पेड। ठीक है, आपके सप्लायर जो है सप्लायर ने आपने कोई चीज़ जो है वो सेल कर दी है मगर उसको पैसे मिले नहीं अभी। अकाउंट रिसीवेबल आर अमाउंट्स ड्यू टू वेंडर्स, ड्यू है आर सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बट हैव नॉट येट बिन पेड। आपने चीज़ें रिसीव कर ली हैं गुड्स और सर्विसेज लेकिन अभी पे नहीं किए हैं। जनरली एन अनसिक्योर्ड मोड ऑफ फैक्टरिंग फाइनेंसिंग एंड एंड ये आमतौर पे अनसिक्योर्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग होता है। अच्छा सॉरी, ये अकाउंट रिसीवेबल जो है ना, अकाउंट रिसीवेबल आर अमाउंट्स ड्यू टू वेंडर और सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसी सप्लायर से आपने गुड्स और सर्विस ली, ये और बात है जो ये फिनिश गुड्स की ये आगे आएगी। आपने कोई गुड्स और सर्विसेज ली मगर उसको पे नहीं किया, ठीक है, बट हैव नॉट येट बिन पेड। अगर आपने पे नहीं किया तो आपने गुड्स और सर्विसेज तो ले ली, पे नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको पे करने के लिए लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसा लोन आमतौर पे अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि आपने गुड्स और सर्विसेज चीज़ें उससे ले ली हैं लेकिन पे नहीं किया और उसके अगेंस्ट आमतौर पे कोई चीज़ रखवाई नहीं जाती है। जैसे रॉ मटेरियल ले लेना, कोई जो है वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट ले लेना, कोई जो है वो पार्ट्स चीज़ों के ले लेना। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू निगोशिएट फेवरेबल क्रेडिट टर्म फ्रॉम इट्स सप्लायर। तो जो सप्लायर है जो आपको रॉ मटेरियल जैसे सप्लाई कर रहा है, पार्ट सप्लाई कर रहा है, उसके साथ आप टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आप तय कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसी सूरत में आप जब पार्ट्स ले लेते हैं, आप रॉ मटेरियल ले लेते हैं लेकिन पे बाद में करना होता है, हो सकता है आपको महंगा मिले। आप कैश के ऊपर लेंगे तो सस्ता मिलेगा, तो ये उसके डिसएडवांटेजेस में भी आएगा। एडवांटेजेस, इट अलाउज ए स्मूथ फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ द मटेरियल। तो आपने मटेरियल ले लिया हुआ है, पैसे नहीं थे आपके पास तो उधार मटेरियल ले लिया हुआ है, ठीक है, तो मटेरियल आपने उधार ले लिया हुआ है। इट अलाउज ए ये तो लगता चलता है, ये चलता ही नहीं है मुझे लगता है ये। जी सो इट अलाउज ए स्मूथ फ्लो ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपने रॉ मटेरियल उधार ले लिया हुआ है और एटलीस्ट उससे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता रहेगा। जो रॉ मटेरियल या जो पार्ट्स उधार लेके आप काम करते हैं उसके अगेंस्ट सप्लायर को कोई चीज़ नहीं रखवाते हैं नॉर्मली, तो ये अक्सर अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। इट गिव्स इंक्रीज परचेजिंग पावर टू द ऑर्गेनाइजेशन। पैसे नहीं हैं आपके पास पर रॉ मटेरियल फिर भी ले लिया। फैक्ट्रीज ऐसे ही करती हैं, जो रॉ मटेरियल लेती हैं, जैसे टेक्सटाइल है, कॉटन जो है वो उधार ले लेती है, उसका कपड़ा बना के यार्न बना के सेल करके फिर पे करती है अपने सप्लायर को, ठीक है। सो इट गिव्स इंक्रीज परचेजिंग पावर टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको परचेजिंग पावर बढ़ गई, हालांकि आपके पास पैसे हैं ही नहीं पर आपने रॉ मटेरियल उधार ले लिया। जैसे टेक्सटाइल है, उसने कॉटन उधार ले ली हुई है। दी ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव टू पे इंटरेस्ट कॉस्ट। इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं के पे करनी होती है। आपने पार्ट्स उधार लिए, आपने रॉ मटेरियल उधार लिया, इन्वेंट्री उधार ली, तो उसका इंटरेस्ट तो नहीं ना होगा।
तो आपने कुछ टाइम के बाद उसको पे कर देना है और इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनरली नो स्पेसिफिक कोलेटरल इज रिक्वायर्ड। इसके लिए कोलेटरल भी रिक्वायर्ड नहीं, ये ऊपर भी हमने पढ़ लिया कि इसके लिए किसी तरह का कोई जो है वो आपको चीज़ रखवानी नहीं पड़ती है। अनसिक्योर्ड मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, कोई कोलेटरल कोई एसेट उसके अगेंस्ट आपको नहीं रखवाना पड़ता है। तो कोलेटरल मीन एसेट, जो किसी लोन के अगेंस्ट हम चीज़ रखवाते हैं उसे कोलेटरल बोलती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। तो ये वो लोन है जो कि ये वो चीज़ है जो आपने अपने सप्लायर से, अपने वेंडर से रॉ मटेरियल बाय किया है या पार्ट्स बाय किए हैं अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है जी। तो वो अकाउंट रिसीवेबल वो नहीं है कि आपने जो फिनिश प्रोडक्ट किसी और को सेल किया, वो नहीं है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज, इट मे एक्यूमुलेट डेट्स एंड डिसक्रेडिट द कंपनीज रेपुटेशन इन मार्केट। अब इससे क्या होगा कि आप हर दफ़ा अपना रॉ मटेरियल उधार ले रहे हैं, ठीक है, रेपुटेशन ख़राब होगी ना। वो हो सकता है लोग यार ये तो आदि है, बस उधार चीज़ ले के तो बाद में पैसे देते हैं, हैबिचुअल हो जाता है ना बंदा, तो ये आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी। प्लस डेट एक्यूमुलेट होता चला जाता है ना, ठीक है। जैसे हमारे अदारे गवर्नमेंट के सर्कुलेटिंग डेट बढ़ते चले जा रहे हैं, वो ऐसा ही करते हैं, लाख लोन लेते हैं 50,000 वापस करते हैं, वो 50 वापस करके लाख और ले लेते हैं तो 1.5 हो गया ना, फिर अगला 50 वापस करके लाख और ले लेते हैं तो 2 हो गया। तो लेते ज़्यादा हैं, कम वापस कम करते हैं, तो डेट एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। डिस्काउंट इन्वेंट्री डिस्काउंट इंसेंटिव विच आर अवेलेबल फॉर बाइंग ऑन कैश में बी लॉस्ट। ये भी मुमकिन है कि अगर आप कैश के ऊपर रॉ मटेरियल लेते, आप डिस्काउंट ले लेते, आपको कम प्राइस के ऊपर मिलता, आप उधार लेंगे तो कोई देगा कम प्राइस के ऊपर। यानी एक तो आप उधार ले रहे हैं, ऊपर पे डिस्काउंट भी मांग रहे हैं, कोई नहीं ना देगा, तो ऐसा कोई नहीं होगा। तो वो डिस्काउंट की जो ऑप्शन है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, कम प्राइस की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। एडिशनल कॉस्ट टू मैनेज इट्स अकाउंट्स पेएबल, पर्सनल एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब जितने लोन लेंगे, हर महीने आप रॉ मटेरियल के लिए लोन ले रहे होते हैं, उसको मैनेज भी तो करना होता है ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए लोग चाहिए होंगे, पर्सनल एम्प्लॉइज़ चाहिए होंगे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जी। बैंक लोन, तो दूसरा लोन था बैंक लोन। पहला हमने रिसीवेबल पढ़ा था, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज जो क्रेडिट के ऊपर ली जाती हैं। शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स माइट बी अरेंज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, फॉर एग्जांपल टू फाइनेंस दी परचेज ऑफ स्पेसिफिक आइटम। तो बैंक तो हर तरह के लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, हर तरफ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरफ बैंक तो आएगा ही, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक आइटम को बाय करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। अनलाइक एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ए बैंक लोन is for a specific period of time and there is a repayment schedule। अच्छा, ओवरड्राफ्ट यूज़ हुआ है यहाँ पे। ओवरड्राफ्ट क्या है इसको देख लेते हैं। ओवरड्राफ्ट ये है कि आपकी एक फैक्ट्री है, जो आप टेक्सटाइल फैक्ट्री है चला रहे हैं, और आपका जो अकाउंट है उसमें 10 लाख रुपए है और आपको चाहिए 20 लाख, तो 10 लाख कम है ना। आप अपने बैंक को कहेंगे जी मुझे तो 20 लाख चाहिए, मेरे आप अपने पास 10 लाख है, ठीक है, तो वो आपको फैसिलिटी देगा कि आप अपने उस अकाउंट में 10 की बजाय 20 निकलवा सकते हैं, ओवरड्रॉ करवा सकते हैं। आपके पास 10 अकाउंट में आप 20,000 या लाख तक ओवरड्रॉ करवा सकते हैं, इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। जितना आप ओवरड्रॉ, इस ओवरड्राफ्ट के ऊपर भी, ओवरड्रा करवाने के लिए भी आमतौर पे बैंक कोई ना कोई कोलेटरल रखता है, एसेट रखता है। ये आप और मैं भी निकलवा सकते हैं। मेरे पास पैसे अकाउंट में लाख हैं, मैं कहता हूँ 10 लाख मुझे चाहिए, तो 9 लाख ओवरड्राफ्ट करवा सकता हूँ, लेकिन 9 लाख के बराबर मुझे या तो कोई ना कोई एसेट रखवाने पड़ेंगे, या ज्वेलरी रखवानी पड़ेगी, या उसके अगेंस्ट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ लैंड रखवानी पड़ेगी, कोई ना कोई लेटर रखवाना पड़ेगा।
ये शॉर्ट टर्म है तो 1 साल के अंदर अंदर वापस, ये हम शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं ना, 1 साल के अंदर अंदर वापस करने होते हैं। अभी हम सारे शॉर्ट टर्म लोन पढ़ रहे हैं। तो आप ओवरड्रा करवा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट में जितना आप अमाउंट ओवरड्रा करवाएंगे ना, इतने के ऊपर ही इंटरेस्ट होता है। मसलन आपने सिर्फ 10 लाख ओवरड्रा करवाने की फैसिलिटी ली, मगर आपने सिर्फ 5 लाख ओवरड्रा करवाया, तो 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट होगा, 10 के ऊपर नहीं होगा। जितना ओवरड्रा करवाया उतने के ऊपर इंटरेस्ट होगा। लेकिन रीपे विद इन 1 ईयर सारे शॉर्ट टर्म लोन करने होते हैं। ए बैंक लोन इज फॉर ए, तो ओवरड्राफ्ट तो ये था। अनलाइक एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ए बैंक लोन इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज ए रीपेमेंट स्केड्यूल। तो बैंक लोन एक स्पेसिफिक पीरियड, मसलन वो 3 महीने के लिए हो सकता है ना। ओवरड्राफ्ट तो 6 साल के लिए होता है, लेकिन जितना आप निकलवाएंगे बस उतने पैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होगा। ये किसी खास स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा। एंड देयर इज़ ए री पेमेंट स्केड्यूल, उसका बाकायदा रीपेमेंट का स्केड्यूल दिया जाएगा कि कितने किस तरह आपने इसको वापस करना है। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लोन्स आर जनरली अवेलेबल। द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लोन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन obtains may depend on its reason for funding needs। आप जो लोन लेंगे, कोई भी बिजनेस जब लोन लेगा तो वो देखेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरियात क्या हैं, किस काम के लिए ले रहा है, और द लेंथ ऑफ टाइम द फंड आर रिक्वायर्ड, कितनी लंबी मुद्दत के लिए। अगर आपने रॉ मटेरियल के लिए लेने हैं तो छोटी मुद्दत के लिए होगा ना, सैलरी पेमेंट के लिए लेने हैं तो छोटी मुद्दत के लिए वर्किंग कैपिटल होगा। आपने इसी तरह से जो है वो यूटिलिटी बिल के पे करने के लिए लेना है तो थोड़ी मुद्दत के लिए होगा। लेकिन अगर आपने फैक्ट्री की एक्सपेंशन के लिए लेने हैं, आपने नई मशीनरी के लिए लेना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए लेना है, तो फिर लंबी मुद्दत के लिए लोन होगा जी। तो बैंक लोन के एडवांटेजेस, बैंक लोन्स प्रोवाइड यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेंड द मनी एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट। तो बैंक लोन में ये होगा, आपने जो ट्रेड क्रेडिट था ना, वो तो क्या था, वो आपने रॉ मटेरियल लिया, पार्ट्स लिए, उससे तो सिर्फ वही काम कर सकते हैं ना। आपने कॉटन लिया तो धागा ही बना सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन था वो भी लोन ही। लेकिन बैंक लोन तो यह कि कैश है, आप इससे जो मर्जी कर लें। आप उनको, आपने कुछ भी बताया था, इधर जो मर्जी आप उसका कर लें। इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेंड द मनी एज पर कंपनीज रिक्वायरमेंट। आपने बेशक उनको, वो आपसे पूछते भी नहीं हैं ओवरड्राफ्ट के लिए या बैंक लोन के लिए, पूछते भी नहीं हैं। फ़र्ज़ करें वो पूछते हैं तो आप कहते हैं जी हमें जो है ना वो रॉ मटेरियल चाहिए। आप लोन लेके तो रॉ मटेरियल की बजाय यूटिलिटी बिल पे कर दें, आप लोगों को सैलरी दे दें। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो आपने कॉटन लिए उधार, उससे तो सैलरी नहीं ना दे सकते हैं। वो तो कॉटन से यार नहीं बनाएंगे, वो सेल करेंगे तो फिर बाकी काम होंगे। द कंपनी शुड नॉट हैव टू गिव अप विद राइट्स फॉर कंट्रोल एंड ओनरशिप टू गेट द फाइनेंस। ये जो लोन होंगे, जितने भी आप लोन ले रहे हैं, इसमें आपका जो राइट ऑफ कंट्रोल है वो तो नहीं ना लूज़ होगा। आपने शेयर सेल किए थे 1 लाख की बजाय 2 लाख हो गए, तो उधर तो कंट्रोल लूज़ हो जाएगा ना। ये भी मुमकिन है कि किसी के पास 50+ शेयर हो जाएंगे परसेंटेज, तो वो तो आपको कहे चलो भाई निकलो बाहर, 50% तो मेरी ओनरशिप है, तो वो चेयरमैन बनेगा ना फिर तो जी। डिसएडवांटेजेस, देयर इज़ एन इंटरेस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग लोन। इसमें ये होगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। ट्रेड क्रेडिट में भी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं थी, बस चलो ठीक है कि आपको डिस्काउंट ना मिला पर इंटरेस्ट नहीं था। बैंक लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा ना, इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए बैंक लोन इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा ना। बैंक का तो प्रोसेस है, पता नहीं महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाएँ। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा उसके ऊपर तो कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे ट्रेड क्रेडिट है, आपने जो रॉ मटेरियल उधार लिया, पार्ट्स उधार लिए, उसमें तो कोई नहीं है, टाइम लगता है। एज वेल एज रिक्वायर्स एक्सेसिव पेपर वर्क एंड सम काइंड ऑफ कोलैटरल टू कीप द रेट्स लोअर। पेपर वर्क करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। कुछ ना कुछ आम तौर पे जब बैंक लोन देता है तो कोई ना कोई एसेट आपका मॉर्गेज करता है, कोलैटरल।
अगर कोलैटरल आप नहीं रखवाएंगे तो अनसिक्योर लोन मुश्किल से मिलता है या मिलता ही नहीं है। चलें बड़े बड़े इदारे ले भी लेते हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। हाँ, अगर आप कोई कोलैटरल कोई एसेट रखवा के लेते हैं तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्योर हो जाएगा ना, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, तो ये अभी हम शॉर्ट टर्म लोन जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ट्रेड क्रेडिट पढ़ा, फिर हमने बैंक लोन पढ़ा, और अब तीसरा कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट। तो कई तरह के शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म भी कई तरह के लोन्स होंगे। ए कमिटेड लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि लोन देता है जैसे बैंक है, एंड बारोवर जो कि बारो करता है, लोन लेता है। इसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लेंडर भी कहते हैं और इसको बारोवर भी बोलते हैं। सेटिंग आउट द कंडीशंस ऑफ द क्रेडिट लाइन, तो वो ये लीगल एग्रीमेंट होगा एक, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक है या और साथ दूसरा जो बारोवर है, जो डेटर है, इसको क्रेडिटर भी बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और इसको डेटर भी बोलते हैं, ठीक है, और लेंडर और बारोवर भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट की सेट करेंगे। Once signed the agreement required the financial institution to lend money to the borrower, जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा क्रेडिट कमिटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट, तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मनी लेंड करेगा, प्रोवाइडेड दैट द borrower डज नॉट ब्रेक द कंडीशन, बशर्ते कि वो जो कंडीशंस हैं उसकी क्रेडिट की वो उसकी वायलेशन ना हो, तो फिर ये मुसलसल चलता रहता है। एडवांटेजेस, इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन टू बारो मनी व्हेन द नीड अराइजेस, और ये जब आप चाहेंगे आप ले सकेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, जब ज़रूरत पड़ती है आप ले सकते हैं। देयर इज़ लेस पेपर वर्क इन्वॉल्व एट ईच ड्रॉ डाउन ऑफ फंड, ये बैंक लोन से कम पेपर वर्क है, इसमें ज़रा जल्दी हो जाता है। द इंटरेस्ट रेट इज़ ओनली पेड ऑन अमाउंट्स बारोड, लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया, लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी तो हर वक्त दिमाग में घूम रही होती है ना। कल 14 अगस्त था तो सारा दिन लाइन ऑफ कंट्रोल ही चलती रही है टीवी के ऊपर। तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है उसमें आपने फ़र्ज़ करें कि वो क्रेडिट था 20 लाख का और आपने सिर्फ 10 लाख जो है वो ड्रॉ करवाया, तो इसके ऊपर भी उतने के ऊपर ही आपको लोन देना होगा जितना आपने क्रेडिट यूज़ किया है। एग्रीमेंट 20 लाख का था लेकिन आपने 10 लाख यूज़ किया है, लिया है, तो 10 लाख के ऊपर आप जो है ना, जैसे ओवरड्राफ्ट था ना जी। बैंक के साथ भी तो होता है ना, तो इसमें भी नहीं आ सकता, क्या एग्रीमेंट करके देता है ना। हाँ, बैंक भी, तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं ना। अच्छा, ये सिर्फ बैंक नहीं है, ज़्यादातर बैंक्स होते हैं लेकिन और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, वो भी तो लोन देती है ना, बंदा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन ही होंगे। इसके डिसएडवांटेज, द फैसिलिटी कैनॉट बी यूज फॉर लार्ज बोरविंग, ये लंबी मुद्दत के लिए नहीं है। थोड़े लोन्स होते हैं बहुत बड़े, आप यानी फैक्ट्री लगानी है, आपने ज़मीन परचेज़ करनी है फैक्ट्री के लिए, कोई नया प्रोडक्ट, कोई एक्सपेंशन करनी है, उसके लिए नहीं है ये। द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर जनरली हायर देन बैंक लोन, इसमें बैंक लोन से जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये ज़रा महंगा लोन है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। द बैंक कैन चेंज और विड्रॉ लिमिट एट एनी टाइम और मे आस्क फॉर रीपेमेंट अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड डेट। ऐसी सूरत देखें ना, ये बैंक आ गया, तो बैंक कई तरह के लोन देता है। बैंक लोन और है, लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो क्रेडिट और है, फिर इसी तरह से ये शॉर्ट टर्म लोन और है, लॉन्ग टर्म लोन तो बेताशा लोन है। बैंक का तो काम ही है ना, बैंक ने क्या करना है, आपसे और मुझसे वो फंड्स लेता है, डिपॉजिट लेता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, आगे फैक्ट्रीज़ को, कमर्शियल यूनिट को, लोगों को, हाउस होल्ड को वो हाई रेट के ऊपर देता है, तो डिफरेंस उसका प्रॉफिट है। तो बैंक का तो बिजनेस ही बेसिकली ये है, तो हर तरह के लोन बैंक तो दे रहा होता है। द बैंक कैन चेंज, तो जब चाहे वो ये चेंज कर सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन, विड्रॉ भी कर सकता है, तो ये भी इसका एडवांटेज है।
The facility may be secured against asset and there is a risk of confiscation if the company does not make timely payment. अच्छा, एक तो ये लोन भी सिक्योर होंगे, इसके अगेंस्ट कोई ना कोई एसेट, कोई ना कोई कोलेटरल आपको रखवाना पड़ेगा, ठीक है, सिक्योर लोन होंगे। और अगर आपने लोन की पेमेंट नहीं की तो आपने एक वेयर हाउस मॉर्गेज करवाया हुआ था उसके अगेंस्ट कोलेटरल के तौर पे, और आपने लोन पेमेंट नहीं किए, तो वेयर हाउस जो है ना वो आगे उसके पास कागजात हैं, उसके पास राइट्स हैं, वो आपका वेयर हाउस जो है वो उसकी ऑक्शन कर देगा, सेल कर देगा, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। कन्फिस्केशन, कब्ज़ा करना, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। कागजात उसने रखे हुए हैं, लोग ज़मीन देते हैं ना, अपनी रखवाते हैं, घर रखवाते हैं, लोन लेते हैं, अगर लोन नहीं वापस करते हैं वो बैंक उनके जो है वो कागजात उसके पास हैं, बैंक उनकी गाड़ी हो, बैंक उनका घर हो, ज़मीन हो, वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है और उसको सेल करके अपना लोन रिकवर कर लेता है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग लीजेस, ए लीज इज ए कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट whereby one party, that is the owner of the asset, grants the other party the right to use the asset in return for a periodic payment। इसमें आप एक एसेट लीज के ऊपर देते हैं, किराए के ऊपर देते हैं, लीज मीन किराया, किराए के ऊपर देते हैं। तो लीज इज ए कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन वन पार्टी दैट इज द ओनर ऑफ द एसेट। तो एक पार्टी ओनर ऑफ द एसेट जिसको हम लेसर बोलते हैं, तो लीज एग्रीमेंट में ये लेसर है। ग्रांट्स टू द अदर पार्टी जिसको लेसी बोलते हैं, जिसकी ये जैसे एक जनरेटर लोग लीज के ऊपर लेते हैं ना, जनरेटर की कंपनी है, गाड़ी भी लीज के ऊपर लेते हैं, घर भी लीज करवाते हैं लोग। जनरेटर कंपनी का है, उसने लीज के ऊपर दे दिया कॉलेज को, तो वो जो कंपनी है, जैसे AEI कोई कंपनी है या कोई भी हो सकती है, वो लेसर है, और कॉलेज जिसको दिया उसने लोन इसके ऊपर रेंट के ऊपर, वो लेसी कहलाता है, ठीक है। एंड द अदर पार्टी टू यूज़ द एसेट इन रिटर्न फॉर पीरियडिक पेमेंट, वो उस एसेट को जैसे जनरेटर को यूज़ करेगी लेकिन उसके अगेंस्ट उसको रेंट देगी, पीरियडिक पेमेंट करेगी। घर में भी ऐसे ही है। इन सिंपलर टर्म्स लीजिंग इज रेंटिंग एन एसेट, तो ठीक हो गया ना, एसेट को रेंट करना ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, रेंटिंग एन एसेट। तो इसमें बेसिकली एसेट को रेंट के ऊपर जो है वो दिया जाता है। ऑपरेटिंग लीजेस, तो ऑपरेटिंग लीजेस जो है उसके हम देखते हैं कि अच्छा ये क्या था जी, ये देखें, ये घर लीज के ऊपर दे के चाबी भी पकड़ा के तो साथ पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो रेंट के ऊपर है बेसिकली। चलें जी, ऑपरेटिंग लीजेस। एडवांटेजेस, लीज रेंटल पेड बाय द लेसी, लीज होल्डर। लेसी कौन है? जिसने रेंट के ऊपर लिया। लेसर कौन है? जिसने एसेट रेंट के ऊपर दिया। लेसर कौन है? जो एसेट का ओनर है, जनरेटर जैसे एग्जांपल दी, या घर जो उसका ओनर है, और लेसी वो है जिसने रेंट के ऊपर लिया। इनफैक्ट जो लेसर है वो क्रेडिटर है उस एसेट का, और लेसी डेटर हुआ फिर जी। तो लीज रेंटल पेड बाय द लेसी, लीज होल्डर, इसको लीज होल्डर भी कहते हैं, जिसके पास जिसने रेंट के ऊपर लिया हुआ है, आर डिडक्टेड फ्रॉम टैक्सेबल प्रॉफिट। अच्छा, ये जो रेंट है ना उस एसेट का, वो आपका प्रॉफिट से डिडक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये कॉस्ट है ना, जैसे रेंट कॉस्ट है, बिल्डिंग आपकी रेंट का, ये भी कॉस्ट है, और जो जनरेटर है वो भी आपने रेंट के ऊपर लिया, वो एज ए कॉस्ट, चूंकि कॉस्ट लेस करके तो टैक्स लगता है ना। तो ये सारी जो लीज ये है रेंटल जो पे किया जाएगा, ये भी लेस करके तो फिर प्रॉफिट दिया जाता है, फिर जो है उसके ऊपर बाकी अमाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। लीजिंग प्रोवाइड्स फाइनेंस
विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप ऑफ द एसेट। अच्छा, आपने जो जनरेटर का ओनर है, ओनरशिप तो उसके पास ही रहेगी ना। घर का जो ओनर है, जिसको मालिक मकान कहते हैं, उसके पास ओनरशिप तो रहेगी ना। उसको रेंट मिलता चला जाएगा, जब दिल करेगा खाली करवा लेगा। ओनरशिप अपने पास रिटेन रखेगा ना। ओनरशिप उसकी जो है ना वो रिस्क के ऊपर नहीं होती है। तो लीजिंग प्रोवाइड फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग दी ओनरशिप ऑफ द एसेट। आपकी ओनरशिप ऑफ द एसेट ख़त्म नहीं होती है। ठीक है जी, आपको इनकम आ रही है, फाइनेंस आपको मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, रेंट मिल रहा है, लेकिन ओनरशिप फिर भी आप रिटेन रखते हैं। इट एनेबल्स द लेसी टू ऑब्टेन द एसेट विदाउट ए लोअर प्राइस रादर देन ओनिंग इट। अब जो लेसी है उसको क्या बेनिफिट है, बजाय इसके कि वो जी 10 लाख का जनरेटर बाय करे, पैसे ही नहीं है उसके पास बेचारे के पास, तो 10 लाख उधर लगा दे। इससे बेहतर ये नहीं है कि वो 10,000 महीना देता रहे। ऐसे ही है ना, बजाय इसके कि आप 1 करोड़ की, चले 1 करोड़ नहीं तो 80 लाख की गाड़ी बाय करें, आप अपनी इतनी अमाउंट जो है वो होल्ड कर दें। ठीक है, किसी काम की नहीं रहेगी आपकी। आप ये है कि शॉर्ट टर्म ज़रूरत है तो आप पता चले कि जी आपने गाड़ी जो है वो लीज़ के ऊपर ले ली हुई है, आप महीना 2 महीने यूज़ करें, उसके बाद वापस कर दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख में ना, तो 80 लाख तो नहीं ना लगेगा आपका जी। ईजी डॉक्यूमेंटेशन मेक्स इट सिंपलर टू फाइनेंस एसेट। इसमें बहुत लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, ये सिंपल काम है। मसलन ये जनरेटर के लोग हैं, रेंट वगैरह किराया के ऊपर देना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है ये। इसी तरह गाड़ियाँ भी। द लेसर कैरीज द रिस्क ऑफ एब्सोल्सेंस। दिस अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी टू द लेसी टू रिप्लेस द एसेट। अब लेसर जो है उसका ये रिस्क है कि जो एसेट है उसका एब्सोल्सेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू कम होती चली जाती चीज़ की। अब देखें, एक जनरेटर की लाइफ थी 10 साल, 5 साल के लिए आपने कॉलेज ने किराए पे ले लिया हुआ, इसका मतलब उसकी बाकी लाइफ 5 साल रह गई ना। और अगर उसने 10 साल के लिए किराए पे ले लिया तो उसका मतलब वो 10 साल के बाद ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये आपका भी रिस्क नहीं है कि आपने 10 लाख का जनरेटर लेके अपना जो है वो 10 साल चलाया तो वो तो ज़ीरो हो गया। अब आपने चलाया किसी का, तो किसी का जनरेटर था तो वो तो सारी रिस्क उसका था, आपका तो कोई रिस्क नहीं है। दिस अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी टू द लेसी टू रिप्लेस द एसेट। तो ऐसी सूरत में आपने वो 5 साल चलाया, आपने देखा यार अब ये रिपेयरिंग मांग रहा है, रोज़ ख़राब हो जाता है, आप उसे कहें भाई अपना ले जाएं, आप नया ले लें, रिप्लेस कर लेना, किसी और से कॉन्टैक्ट कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास फैसिलिटी है कि आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जब आपका अपना होगा तो फिर तो रिप्लेस नहीं ना कर सकेंगे, फिर तो रोज़ मैकेनिक को बुला के तो आप ठीक ही करवाते रहेंगे। इसी वजह से लोग नई गाड़ी लेते हैं, 5 साल चलाने के बाद सेल कर देते हैं। जब देखते हैं कि अब यार इसकी हमें आए दिन मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, वो सेल ही कर देते हैं जी। डिसएडवांटेज, इट मे रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशन in case the equipment is not found useful and the lessee opts for premature termination of the lease agreement। आपने एक, अच्छा ये जो चैप्टर थोड़ा सा, ये और अगला चैप्टर दोनों मुश्किल है। ये फाइनेंस का चैप्टर और अगला चैप्टर तो बोरिंग भी है, मुश्किल के साथ साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम का वो बोरिंग भी है। इनके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, चैप्टर भी बड़े हैं, इनमें MCQs भी ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। इट मे रिजल्ट इन हायर पे आउट ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ इक्विपमेंट इज़ नॉट फाउंड यूजफुल। आपने एक जनरेटर लिया तो लीज एग्रीमेंट कर लिया, पता चला कि जी वो 5 दिन बाद वो तो ख़राब होने लग गया हुआ है, तो आपको वो वापस करके दोबारा लेना पड़ेगा ना दोबारा। तो आपको कॉस्ट तो आ गई, एक दफ़ा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर एग्रीमेंट भी दोबारा नया करना पड़ेगा।
ठीक है या और वो आपने एक एग्रीमेंट किया साल के लिए था, पता चला 15 दिन बाद ही आपको वापस करना पड़ गया। जैसे घर आपने रेंट के ऊपर लिया, शिफ्टिंग कर ली, लेकिन पता चला कि जो वो उसने बताया वो चीज़ें नहीं थी, तो घर तो पहले महीने में बारिश आई तो पता चला जी टपकने लग गया हुआ है, तो आप छोड़ेंगे? तो सारी कॉस्ट आपको देना पड़ेगी ना, दोबारा शिफ्टिंग, नया घर, वो। तो इसमें ये प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस मे बी अफेक्टेड इन केस द लीज इज़ नॉट रिन्यूड। अब लीज जो है वो थी 1 साल के लिए, आपने जनरेटर 1 साल के लिए लिया था, घर 1 साल के लिए लिया था, या बिल्डिंग थी, पहले हम तो फैक्ट्री की बात करें ना, फैक्ट्री की मशीनरी 1 साल के लिए आपने लीज के ऊपर ली थी। अब मालिक ने साल के बाद कहा नहीं भाई अब मैंने आपको लीज के ऊपर नहीं देनी है, तो आप तो फारग हो गए ना, फैक्ट्री आपकी बंद होगी। या जनरेटर लिया हुआ था, तो वो जनरेटर के बगैर तो 8-8 घंटे लाइट जा रही है। आपका कॉलेज ये भी एक फर्म है, ये चलता नहीं है, वो लीज़ के बाद साल की लीज़ पूरी हो गई तो उसने कहा जी नहीं अब मैंने आपको नहीं देना भाई, तो आपका तो बिजनेस सफ़र करेगा ना फिर। ठीक है जी। देयर आर चांसेस दैट ए लीज अरेंजमेंट माइट इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ एसेट। ये भी मुमकिन है कि जो लेसर है, जिसका एसेट है, वो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रख दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल it may not allow the lessee to make any modification in the asset। आपने ये घर रेंट के ऊपर लिया, बिल्डिंग रेंट के ऊपर ली, लेकिन लेसर आपको कहा जी भाई ये बस रेंट के ऊपर ले लें, इसमें कोई मॉडिफिकेशन, तब्दीली, एडिशन नहीं करना, तो आपका तो बिज़नेस ख़राब होगा ना। इसी वजह से कॉलेज वालों ने ये एडिशन अल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रख ली होती है। अब देखें ये कमरा, ये 2 थे तो 1 बना दिया, 1 था तो 2 बना दिए, उधर वो पीछे कमरा 2 थे ना, 1 था ना तो 2 बना दिया। पीछे उन्होंने जो 1-1, 2-2 कमरे थे वो बड़े करके तो 200-200 के बना दिए, 150-150 के बना दिए, 1-1 कमरा बना दिया। अगर वो एडिशन अल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस सफ़र करेगा जी। तो ऐसी अगर लेसर ने आपके ऊपर कंडीशन रख दिया कि आपने कोई एडिशन अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन नहीं करना है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होंगे। अपना ऐसे है तो जो मर्जी करते रहे ना, फिर तो अपना घर है तो जिसकी तरह दिल करता है आप कर ले होते हैं, पर रेंट के ऊपर घर जो होता है वो तो हर एक नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। ये अगर बिजनेस वाले करते हैं तो बिजनेस बहुत ज़्यादा रेंट भी दे रहा होता है। इधर फैमिली आके रेजिडेंट्स के लिए लेगी तो ये इतना रेंट नहीं देगी। द लेसी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट। अब एक जो जिसने रेंट के ऊपर एसेट लिया, उस एसेट की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा रेंट दे चुका, ओनर तो फिर भी नहीं ना बनेगा। ये भी प्रॉब्लम है ना। आप एक घर लेते हैं, पता चले कि जी आप 20 साल से एक घर में रह रहे हैं किराए के ऊपर, उसकी वैल्यू से ज़्यादा आपने रेंट दे दिया, ओनर अभी भी आप नहीं है जी। फैक्टरिंग और डिस्काउंटिंग हैं, बस कर दें। बस ये मेरा ख्याल, अभी देखते हैं कितना कि ये पार्ट शॉर्ट टर्म का कितना रह गया। मेरा ख्याल ये लास्ट होगा शायद, हाँ लास्ट ही है। ये पढ़ ही लें यार, पढ़ लें, चलें। बच्चा कहता है पढ़ लें, हालांकि ये खुद भी सो रहा है मुझे लगता है ना, नींद आ रही है। चले मैं पानी पीता हूँ, आप इतनी देर में रेस्ट कर लें। इतना टाइम रेस्ट कर लेना आप। बस ये टॉपिक ख़त्म करेंगे ना तो शॉर्ट टर्म हमारे जो है फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म अब तीसरा होगा टॉपिक, वो इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे। कितने पेज पढ़ लिए ये चैप्टर, ज़रा ये और चैप्टर 5 थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। जो सिंपल चैप्टर थे ना वो वैसे पहले 3 ज़रा सिंपल थे, आगे भी 7, 8 भी ठीक है, 9, 10 वैसे ही बोरिंग है। वो इकनॉमिक्स है बिल्कुल, बल्कि इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान है वो। कितने पेज पढ़ लिए आप?
आज कितने पढ़े हैं? 2 के टोटल 2 पढ़े हैं? टोटल 2 पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं है, इसको ज़रा हम स्लो चलेंगे जी। तो फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल्स। इन डिस्काउंटिंग ए फर्म सेल्स इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल outright to a factor which is a financial institution, often a commercial bank or commercial finance company that buys accounts receivable at a discount। ये वो बात है जो मैं आपको वो ट्रेड क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल में कह रहा था ना, ये वो है। अब तो नाम मिलता जुलता इसका भी, फैक्टरिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। In discounting, a firm sells the accounts receivable outright to a factor, which is a financial institution, often a commercial bank or commercial finance company that buys account receivable at a discount। अब आपने इसमें फिनिश प्रोडक्ट आपने सेल की है, ठीक है। आपने ये चेयर सेल की है, आपकी चेयर कंपनी बनाने वाली कंपनी है, चेयर सेल की हैं आपने 1 लाख रुपए की, और बायर ने ये ले लिए उधार आपसे, ठीक है, लोन के ऊपर। ये रिसीवेबल हो गया ना 1 लाख रुपया, जो कि रिसीव होगा। अभी रिसीव अगर वो कैश के ऊपर लेता तो फिर तो आपको कैश मिल जाता। अब उसने आपको कैश देना है साल के बाद 1 लाख रुपया, वो एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। और वो जब एग्रीमेंट हो जाता है तो जिसने आपसे 1 लाख की उधार ली, अब वो उस एग्रीमेंट के ऊपर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। 1 लाख की आपने सेल की थी, 1 लाख का एग्रीमेंट है, आप बैंक को 1 लाख रुपया रखवा के उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। लेकिन क्या बैंक आपको 1 लाख देगा? नहीं, बैंक डिस्काउंट करेगा। बैंक तो इंटरेस्ट के ऊपर चलता है ना, वो कहेगा भाई ठीक है, आपको भी पैसों की ज़रूरत है तो ये पैसे तो मिलेंगे साल के बाद, तो मैं आपको, और इसके अगेंस्ट पैसे मिलेंगे 1 लाख, तो मैं आपको 90,000 दूंगा और साल के बाद इस अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट मैं 1 लाख ले लूँगा, तो आपको 90,000 डिस्काउंट करके मिलेंगे, ठीक है। इसको हम डिस्काउंटिंग बोलते हैं, फैक्टरिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ रिसीवेबल। बात क्लियर हो गई भाई? ये वो है कि जब आपने कोई अपना फिनिश प्रोडक्ट सेल किया उधार के ऊपर तो अकाउंट रिसीवेबल हुआ, उस अकाउंट रिसीवेबल को आपने सेल किया बैंक को, ठीक है, और वो डिस्काउंट के ऊपर वो लिया जाएगा। चलें जी, डिस्काउंटिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए बैंक लोन। जी, अब ये चीज़ें आपने जो अंडरलाइन की है ना, ये चीज़ें याद रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा जो फ़र्क है ना इनमें, तो डिस्काउंटिंग वो कहता है कि मोर एक्सपेंसिव देन बैंक लोन, हाउएवर बिकॉज द फैक्टर बाइज द रिसीवेबल एट ए डिस्काउंट फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यू बट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू द फंड। तो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू उसको डिस्काउंट करेगा, लेकिन ये काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसको तो इनफैक्ट ऐसे जैसे पैसे मिल गए लेकिन साल बाद मिलेंगे, ठीक है। फॉर बिजनेस with steady flow of orders but a lack of fund to make payroll or other immediate payment, discounting is a popular way to obtain financing by selling its invoices to a third party। आपने ये प्रोडक्ट सेल किया, आपकी कंपनी है चेयर बनाने वाली, आपने 1 लाख की ये सेल की और उधार सेल की, जो कि साल के बाद मिलने हैं पैसे, सैलरी तो हर महीने देनी है ना आपने, तो आपने ये डिस्काउंट करवा के 90,000 रुपया 10% डिस्काउंट के ऊपर लेके अपने लोगों को सैलरीज दे दी। आगे फर्दर रॉ मटेरियल बाय करके फर्दर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये पॉपुलर काम है कि, और अक्सर काम ऐसे ही चल रहे होते हैं। जैसे टेक्सटाइल मिलें हैं, वो यही करती हैं, कपड़ा उधार देती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, और वो जो बिल होता है, इनवाइस होती है, उसको बैंक में रखवा के लोन ले लेती हैं, और आगे फर्दर लोन लेके तो रॉ मटेरियल बाय करती हैं, फर्दर कपड़ा बना रही होती हैं।
तो ये सारा प्रोसेस तकरीबन यूँ चलता है। चलें जी, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता है, आप इमीडिएटली उस इनवाइस के ऊपर अपना जो है वो लोन लेके काम चला सकते हैं जी। डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ओवरऑल सारी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिस हमने एक एक करके पढ़ ली। अब ओवरऑल शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी। लेस इंटरेस्ट अमाउंट, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है ना उसकी अमाउंट कम होगी। ज़ाहिर है आप 10 साल के लिए लेंगे लोन तो ज़्यादा अमाउंट होगी, 1 साल के लिए लेंगे तो 10 टाइम्स कम हो जाएगी ना, 1/10 हो जाएगी। एज दीज आर टू बी पेड ऑफ इन वेरी शॉर्ट पीरियड विद इन अबाउट ए ईयर, 1 साल के लिए ना, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये टोटल अमाउंट की बात है, इंटरेस्ट अमाउंट की, इंटरेस्ट रेट की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन ये अमाउंट की बात है, टोटल अमाउंट की। इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर इट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर इट विल बी लीस्ट एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। तो इसकी इंटरेस्ट अमाउंट जो आप देंगे 10 साल की ज़्यादा होगी तो 1 साल की कम होगी। डिसबर्स क्विकली, शॉर्ट टर्म लोन जल्दी जो है वो मिल जाते हैं। इट टेक्स lesser time to get sanction the short term loan as their maturity date will be shorter। क्योंकि ये है ही साल के लिए, ऐसा तो नहीं है कि बैंक साल लगा दे लोन देते देते, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो शॉर्ट टर्म लोन है, विद इन फ्यू डेज प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन चूँकि बहुत बड़ी अमाउंट होती है उसके ऊपर कई महीने लग जाते हैं जी। विद इन ड्यू दस वन कैन गेट द लोन सैंक्शन एंड फंड डिस्पर्ड वेरी क्विकली। तो फंड फौरी तौर पे मिल जाते हैं, लोन सैंक्शन हो जाता है, लोन सैंक्शन मीन अप्रूव हो जाता है, एंड फंड डिस्पर्ड, फंड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेस डॉक्यूमेंटेशन, इसकी शॉर्ट टर्म लोन है, साल के अंदर अंदर तो वापस करनी है, तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, इसके कॉल लेटर भी कम होते हैं। एज इट इज़ लेस रिस्की द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम विल आल्सो बी नॉट टू मच, making it an option for all to approach for short term loan। तो ये इतना रिस्की नहीं है, फौरी वापस करना होता है तो इतना इसका इशू नहीं होता जी। डिसएडवांटेजेस की तरफ आते हैं। स्मॉलर साइज ऑफ फैसिलिटी एंड इंस्टॉलेशन, शॉर्ट टर्म लोन है तो थोड़े होंगे और इंस्टॉलमेंट भी उसी तरह से थोड़ी होगी, अमाउंट भी थोड़ी होगी। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज दैट वन कैन गेट स्मॉलर अमाउंट ऑफ लोन ओनली एंड दैट टू विद शॉर्टर मैच्योरिटी डेट। तो लोन भी थोड़ा होगा, मैच्योरिटी डेट वो भी साल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर सूरत साल के अंदर अंदर वापस करना होगा। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो शॉर्ट टर्म लोन चूँकि थोड़े पीरियड के लिए है, थोड़ा सा लोन है, तो बैंक जो है वो आपको रेट ज़्यादा लगाएगा, जबकि लॉन्ग टर्म जब आप लोन लेंगे तो कम रेट लगाएगा। गाड़ी भी आप 1 दिन के लिए लेते हैं ना रेंट के ऊपर, तो वो 4000 लगाते हैं, और आप कहें जी मैंने महीने के लिए लेनी है तो फिर वो 3000 पर डे के हिसाब से लेते हैं ना, ठीक है जी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अनदर लिमिटेशन of short term finance is that there is generally a higher interest rate। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है लेकिन इधर अमाउंट तो कम होगी ना, चूँकि वो तो साल के लिए लिया आपने, एसोसिएटेड विद द शॉर्ट टर्म लोन एज अपोज टू द लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लंबी मुद्दत के लिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बल्क अमाउंट आपने लिया तो फिर उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। डेट ट्रैप, इट कैन लीव द बिजनेस, ट्रैप होता है फंदा, माउस ट्रैप नहीं होता एक, ऐसे ही जी। इट कैन लीव द बिजनेस विद नो अदर ऑप्शन देन टू कम इन टू द ट्रैप ऑफ द साइकिल टू बारो इन विच वन कंटिन्यूज बारोइंग टू रीपे द प्रीवियस अनपेड लोन। इससे बंदा ना बस हैबिचुअली हो जाता है, हर महीने हर साल ये लोन लिया, काम किया, फिर आप शॉर्ट हो गए, अगला फिर लोन ले लिया। तो जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट चल रही होती है कि हर साल लोन ही फिर लेना पड़ता है, हैबिचुअल हो जाता है एक, तो डेट ट्रैप में कंपनी जो है वो फंस जाती है।
एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, फंडिंग लॉन्ग टर्म, हाँ इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन, अच्छा ये फंडिंग लॉन्ग टर्म एसेट विद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, आपने एसेट और लाइबिलिटी के दरमियान मैच भी करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको लंबी मुद्दत का लोन चाहिए तो एसेट आपका जो है वो शॉर्ट टर्म है, या एसेट लॉन्ग टर्म है, आपने फैक्ट्री लगानी है, आपने एक्सपेंशन करनी है, लोन आपने शॉर्ट टर्म ले लिया हुआ है, तो ये जब मिसमैच होगा वो प्रॉब्लम होगा। फंडिंग लॉन्ग टर्म एसेट जैसे मशीनरी लगाना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये लॉन्ग टर्म है ना। विद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, लोन आपने ले लिया शॉर्ट टर्म, वो तो 10 साल का था प्रोजेक्ट, आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया 1 साल का, ठीक है। ऑन द assumption of frequent renewals of the short term debt creates high risk of default due to sudden unliquid market condition as resulted in 2008 financial crisis। अच्छा, आपका एसेट जो है वो तो 10 साल का लॉन्ग टर्म एसेट था, आपने क्या किया कि जी मैं हर साल थोड़े लोन लेके, चूँकि उसके ऊपर कम अमाउंट देनी पड़ेगी, मैं थोड़ा लोन हर साल लोन ले के तो एसेट कर लूँगा काम, तो पता चले 1 साल तो लोन मिल गया, अगले साल लोन ही नहीं मिला, तो फिर भी आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो ये एसेट लाइबिलिटी जो उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। चलें जी, तो हमारा टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। टॉपिक नंबर 3 इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जी कल से। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।